गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपने देखा पिछली कक्षाओं में कि लर्निंग और टीचिंग का क्या रिलेवेंस है, क्या औचित्य है। तो आपने यह भी देखा स्पष्ट रूप से कि किस प्रक्रियाओं के माध्यम से यह शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया कैसे अपने नियोजित लक्ष्यों की ओर प्राप्ति करती है। और आप यह चीज देख भी रहे हैं, आपने इस चीज को देखा भी है कि किन संभावनाओं के आधार पर यह स्पष्ट रूप से समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए किस प्रकार से सहायक है। तो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था यह प्रक्रिया कैसे चल रही है, किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और इन प्रक्रियाओं की व्यवस्था हमारे समाज में क्या है। अब एक चीज और देखो, आज जो मैंने बनाया है इसकी आवश्यकताएं क्या है, इसका महत्व क्या है, इन चीजों को बेहतर ढंग से मुझे देखना है, समझना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किन प्रक्रियाओं के आधार पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट होती है। अब मैं आपको नीड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग से संबंध में एक नोट्स आपको शेयर कर रहा हूं, फिर मैं उस पर लेक्चर दूंगा, फिर आगे की बातें होंगी। अब देखिए जो प्रक्रिया है वो क्या है, जिसके माध्यम से कैसे हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और देखिए कि कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरी तरह से व्यवस्थित करती है। आप एक चीज देख ही रहे हैं, तो आप देखिए कि शिक्षण का उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया का संचालन करना होता है। आप जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो शिक्षा का संबंध है, शिक्षण का संबंध है, बिना अधिगम का पूरा नहीं किया जा सकता। तो इन प्रक्रियाओं को आप देख रहे हैं कि छात्र कैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं और उन चीजों को स्पष्ट करते हैं। एक सुगमकारी शिक्षक ही बेहतर शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से अपने सभी आयामों को व्यवस्थित करता है ताकि अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। अब मैं शेयर करता हूं कुछ। तो आपने देखा पिछली कक्षाओं में, उससे पहले भी मैंने बहुत कुछ आपको शेयर किया था और बताया था कि कैसे यह प्रक्रिया स्पष्ट होती है ताकि जो हमारी संभावनाएं हैं स्पष्ट हो। एक मिनट में आपको शेयर कर रहा हूँ, शेयर प्रोसेस थोड़ा धीमा हो रहा है। हाँ चलिए मैं आ गया। अब देखिए जो मैंने आपके लिए नोट्स रेडी किया है आज के क्लास के लिए, उसको चीज देखिए, उस चीज को बेहतर ढंग से देखिए। बहुत ऐसे हैं जो डायग्राम बेहतर ढंग से समझाने के बाद उनमें समझ विकसित नहीं हो पाती। इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें डायग्राम की समझ जो पहले मैंने जो समझाई थी उसमें उनकी समस्या अभी भी बरकरार है। डायग्राम ओवरऑल मल्टीपर्पज चीज होता है, आप इस चीज को देखो तो उसके माध्यम से आप आसानी से उसको भाषा में तब्दील करते हुए उसको आप पॉइंट बाय पॉइंट आउट कर सकते हो। लेकिन आपकी संभावनाओं को देखते हुए मैं बेहतर से बेहतर एक्टिविटीज कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो हैंड नोट्स है थोड़ा सा आप देखिए, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं और इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूं। अब इस चीज को देखिए, जिनके पास जैसा नेटवर्क अगर अच्छा होगा तो स्पष्ट दिखेगा। जो मैंने हैंड नोट्स तैयार किया है, अपने हाथों से मैंने बनाया है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता क्यों है हमारे समाज के लिए, यह क्या स्पष्ट करता है और किसी भी विद्यालय प्रांगण में इस व्यवस्था के आधार पर कैसे किसी प्रक्रियाओं को सुनियोजित किया जा सकता है। मैंने पिछली कक्षाओं में जो आपको रिलेवेंस बताया था कि भिन्न औचित्य और विषय से संबंधित प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षक के अनुभव, उचित शिक्षण विधि, शिक्षक का व्यक्तित्व, उसके बाद शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगा विकास, बालक का नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान, नागरिकता का विकास, सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना, सृजनात्मकता का विकास, तार्किक चिंतन तथा अमूर्त चिंतन। मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। सब जो 10-11 पॉइंट्स है जो मैंने पॉइंट आउट किया था, बस इस उद्देश्य से किया था कि आपको इसका रिलेवेंस पता चले, औचित्य पता चले कि आखिर हमारे विद्यालय प्रांगण, महाविद्यालय प्रांगण में
शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो किसी शिक्षण कक्षा कक्ष में संपन्न की जाती है, जो हमें योग्य बनाती है, इस संदर्भ में हमारी भागीदारिता क्या होनी चाहिए और इसका औचित्य क्या है, यह संबद्ध क्यों है और संबद्ध की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या रखता है। तो मैंने बताया था जो प्रक्रियाएं, आपको जो पॉइंट्स बताए थे, आपको मैंने लेक्चर भी इस पे दिया था, व्याख्यान प्रस्तुत किया था कि कैसे इन प्रक्रियाओं के माध्यम से होते हुए इसके औचित्य को, इसके संबद्ध को समझा जा सकता है, इसके प्रासंगिकता को स्पष्ट किया जा सकता है। लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ पॉइंट्स मैं डील नहीं कर पाता हूँ, फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा, कभी चर्चा इसकी होगी, कभी भाई रिवीजन का समय आएगा तो मैं करूंगा एक बार फिर चर्चा। और आज मैंने आपकी स्थिति को देखते हुए मैंने नोट्स तैयार किया है, जो मुझसे स्पष्ट हो सकता है मैंने स्पष्ट किया है ताकि आपकी व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रह जाए। तो आज जो मेरा टॉपिक है नीड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, तो शिक्षण का उद्देश्य रहा, आप उस चीज को ध्यान से देखते जाओ, मैं नोटेट थोड़ी देर बाद करूंगा। इस चीज को देखना है, फिर उसके बाद पॉइंट्स देखना है, 2 3 4 5 6 7 उसको देखना है। उसके बाद आप पहले देखो, फिर उसके बाद जैसा होता है मैं आगे समझा रहा हूँ आपको। बाकी जो आप प्रक्रिया प्रोसेस करते हो समझने के लिए अपने मन को एकाग्रचित में रखो, क्योंकि आप यहाँ ऑडियो सुन पा रहे हो और मैं को समझ रहा हूँ कि सभी मेरी ऑडियो को बेहतर ढंग से सुन पा रहे हैं। जो एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं उनका संप्रेषण कौशल बेहतर होगा, उनकी समझ अधिक विकसित होगी। जो एकाग्रता के साथ नहीं सुन पा रहे हैं उनकी समझ हमारे समझ से उतनी विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सभी एकाग्रचित होकर मेरी बातों को सुने, मेरी हर बातों में आपके हर प्रश्नों का उत्तर है। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। तो माफ कीजिएगा, शिक्षण का उद्देश्य जो होता है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संचालित करना, जिसके माध्यम से एक शिक्षार्थी के सभी उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। समय और परिस्थिति की जो प्रक्रियाएं होती है, जिसका अनुकूलन एक विद्यालय प्रबंधकीय व्यवस्था में किया जाता है, महाविद्यालय प्रबंधकीय व्यवस्था में किया जाता है, ताकि सुनियोजित एवं क्रमबद्ध ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षण कक्षा कक्ष में प्रभावी बनाया जा सके। दोनों मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में क्रियाओं के कारण इसमें ज्यादा व्यापकता है। इस व्यापकता को देखते हुए शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की जो आवश्यकता है मैंने निम्न बिंदुओं के माध्यम से नीचे स्पष्ट किया है, जो आपके स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, नोटेट भी हो चुका है। अब आप देखिए, किसी भी चीज की शिक्षक जब की प्रभावशीलता जो होती है, इफेक्टिवनेस जो होता है, आप देखिए जब शिक्षक किसी पॉइंट पे, किसी विषय बिंदु पे संप्रेषण करता है शिक्षण कक्षा कक्ष में, तो यह सोचकर करता है कि जो मेरी अधिगम की प्रक्रिया शिक्षार्थी के समक्ष मेरी प्रभावशीलता के साथ स्पष्ट हो रही है, वह शिक्षार्थी अपने भिन्न भिन्न भावनाओं, अपने मानसिक और बौद्धिक चेतना के आधार पर उसको समझ सके। परंतु ऐसी स्थितियां भी आती है कि शिक्षण प्रक्रिया तो हो जाती है लेकिन अधिगम की प्रक्रिया नहीं हो पाती। बहुत सारे ऐसे शिक्षार्थी होते हैं जो एकाग्रचित होकर नहीं सुन पाते हैं, जिससे उस टॉपिक के बारे में उनकी जो मनोदशा होती है स्पष्ट नहीं हो पाती और कालांतर में वो अपने परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं ढाल पाते हैं और समस्याओं के जाल में फंसे रह जाते हैं, अर्थात द्वंद्व की स्थिति उनमें कालांतर तक बनी रहती है और वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर विकासोन्मुख नहीं हो पाते हैं, उनमें सृजनात्मकता का विकास, रचनात्मकता का विकास नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए कि बेहतर सामने वाला व्यक्ति कितना बेहतर बोल रहा है, क्या समझाने की चेष्टा कर रहा है, यह आपकी आईक्यू और समझ पर डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर ढंग से उनकी बातों को समझकर अपने संप्रेषण कौशल को उस विषय बिंदु से संबंधित स्पष्ट कर पाते हैं। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कहता है कि भाई मेरी ये समस्या है, मेरी समस्याओं का समाधान कर दो, और समस्या को रखता है, अगर आप उस समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप यह स्पष्ट कर पाते हैं कि इसकी समस्या में क्या सबसे अधिक प्रभावशील है, मैं इसको अपने ज्ञान बिंदु से, ज्ञान के केंद्र से, अपने एबिलिटी से कैसे इसको बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकूं, अगर सॉल्व ना भी हो सके तो इसको एंड तक कैसे ले जाऊं, इसका सुझाव। तो ये प्रक्रिया कब आएगी? जब आप किसी चीज को बेहतर ढंग से पहले सुनेंगे। जैसे
आज जो आप कोई फिल्म देखते हैं, जैसे किसी आप टॉकीज में जाते हैं तो फिल्म देखते हैं, तो कोई भी फिल्म हो, कितना भी हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी हो, आप कितनी एकाग्रता के साथ देखते हैं। और उसकी अगर स्टोरी की बात हो कि जरा बताओ भाई क्या आप देखा, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अब बड़ी ही सरलता और गंभीरता के साथ उसको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। लेकिन वही जब पढ़ने की बात आती है तो आप देख सकते हैं किन प्रक्रियाओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है। मैं फिर पुनः आपके पास शेयर कर रहा हूं, और यह जो प्रक्रियाएं हैं कैसे आपको स्पष्ट करती है। मैं पहले शेयर के पास आ जाऊं, और आप देखिए जो यह प्रक्रियाएं हैं कैसे कालांतर में आपको स्पष्ट करते हैं। तो मैंने निम्न बिंदुओं के माध्यम से जो स्पष्ट करने की चेष्टा की है आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं नोटेट करता हूं, पॉइंट 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अधिगम की प्रक्रिया को एक बेहतर शैक्षणिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। तो मैंने पहला पॉइंट डाला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। तो नवीन ज्ञान क्या, कि आप में किसी भी समस्याओं के समायोजन करने की क्षमता का विकास हो सके। नवीन ज्ञान विषय वस्तु से संबंधित को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से अन्य विकास की प्रक्रियाओं को विकास और उन्मुख बनाने की प्रक्रिया का समाधान आपके समक्ष रखा जाता है। आप में जो ज्ञान होते हैं यानी एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान और प्राचीन ज्ञान और नवीन ज्ञान के आधार पर आपको ज्ञान की शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है एक सुगमकारी शिक्षक के माध्यम से। और यह स्पष्ट किया जाता है कि कैसे आप में ज्ञान का सृजन हो सके, आपकी बुद्धि को कैसे विकसित की जा सके। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया और धीरे धीरे अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से आप में शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास हो पाता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट को आप देख सकते हैं कि उन प्रक्रियाओं को जो दूसरी अवस्था में देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए, माफ कीजिएगा, यहाँ देखिए मैं नोटेट कर रहा हूं, 2 नंबर काटिए, 2 नंबर पे आइए, माफी चाहूंगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है का क्षेत्र व्यापक होता है। मैंने कल बताया था, एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो जो छात्र क्रियाएं करते हैं अधिगम के माध्यम से, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे उनमें तार्किकता आती है, किसी भी चीज को का विश्लेषण कर पाते हैं, तो यह अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र की व्यापकता को दर्शाता है। यह क्या है, हमारा शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता है। इसके माध्यम से ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षार्थियों के लिए, समाज के लिए की जाती है। तीसरा देखिए, मैंने जो भी आपको पॉइंट अभी बताया है एकदम सरल शब्दों में बताया है, ताकि आपको तात्कालिक रूप से आप एक बार पढ़े तो याद हो जाए। यह मेरी आशा है, मैं समझ भी रहा हूं कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट है, अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। पहले जैसे ही आप अनौपचारिक शिक्षा नहीं अपने माता पिता के पास थे, और जैसे ही आप विद्यालय शिक्षा प्रारंभ कर दिए, कॉलेज की शिक्षा प्रारंभ कर दिया, तो आपने देख रहा है कि आपका जो पहले से व्यवहार था, आप में मैच्योरिटी की क्षमता का विकास है, आप भिन्न भिन्न चीजों को सोचने समझने की क्षमता का विकास पहले जो था, और जब आप विद्यालय महाविद्यालय प्रांगण में आते हैं तब दोनों की स्थिति का अगर आप असेसमेंट करें, आकलन करें, तो यही चीज स्पष्ट होता है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन की वजह से आप में परिपक्वता आई है। उसके बाद चौथा आप देखिए, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो आपको पाठ्यक्रम के माध्यम से अनुदेशन की प्रक्रिया होती है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको करिकुलम में क्या पढ़ना है और क्या आपके लिए बेहतर जरूरी है, उसके माध्यम से आपके लिए सामग्री तैयार की जाती है ताकि आपको पढ़ाई में सरलता हो। तो यह प्रक्रिया कैसे संभव हो सकती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से। उसके बाद पांचवा, माफ कीजिएगा, पांचवा देखिए, पांचवा क्या कहता है, जब अधिगम की प्रक्रिया होती है, जब शिक्षण कक्षा कक्ष में जब अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है, स्टार्ट होती है प्रक्रिया, जब प्रोसेस में आ जाती है, जब आप सीखने के लिए लालायित हो जाते हैं, आप में क्षमता का विकास होने लगता है, जैसे जैसे आपकी प्रक्रिया बढ़ने लगती है, आप में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मकता का विकास होने लगता है। आप में जो ज्ञान की छवि है, आप में जो समझने की क्षमता का विकास है, स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। आप किसी भी चीज को तुरंत कैच कर पा लेते हो, कुछ तुरंत
करने लगते हो और आप यह स्पष्ट रूप से देखने लगते हो कि मैं किन प्रक्रियाओं के माध्यम से भिन्न भिन्न विषय वस्तु को सीखने की कोशिश करूं। उसके अलावा भाव, भिन्न भिन्न प्रकार के भाव आप में स्पष्ट होने लगते हैं। किन प्रकार की भावात्मक दृष्टिकोण के आधार पर कि वे हमारे जो सुगमकारी शिक्षक हैं, जो चीज बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका जो भावात्मक दृष्टिकोण है, भाव क्या है। आपने संज्ञानात्मक पढ़ा ही होगा, संवेगात्मक भी पढ़ा होगा। तो जो यहाँ आपने देखा था कि अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से जो छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक, तर्कात्मकता का विकास होता है। ये प्रक्रिया तभी संभव है जब शिक्षण कक्षा कक्ष में अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। जब शिक्षक प्रभावशीलता अपना डालता है अधिगम प्रक्रिया के दौरान, तो ये तीनों चीज, ज्ञान का भाव, भावात्मक भाव और क्रियात्मकता, किसी भी चीज को किस प्रकार से करना है, किस एक्टिविटी के माध्यम से करना है, कौन सी प्रक्रिया हमारे लिए सरल हो सकती है, किसको कैसे कठिन से सरल बनाया जाए, यह प्रक्रिया कहाँ फुलफिल होती है? अधिगम प्रक्रिया में। अब सातवां देखिए, सातवां है जो आपके उद्देश्य होते हैं, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप अधिगम कर रहे हैं, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से ही पूरी तरह से स्पष्ट होती है। आप जब शिक्षण कक्षा कक्ष में अध्ययन करने बैठते हैं तो यह सोचकर, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, तो बीएड करने के लिए आपने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने का आपका क्या उद्देश्य था? कि मैं एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका बन सकूं। तो जैसे ही क्लास में आप इन करते हैं तो यह सोचते हैं कि ये जो नया नया टर्म है, नया नया कैरिकुलम है, मैं इसको कैसे अपने ढंग से एडजस्ट कर सकूं, ताकि मेरी समस्याएं जो है भविष्य में निर्धारित हो सके। और उस, माफ कीजिएगा, समस्याएं जो भविष्य में निर्धारित होती है उसको आप पूरी तरह से सामंजस्य कर सके, उसको बेहतर ढंग से समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो आवश्यकताएं डाली है शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से, कि जो निम्न आवश्यकताएं हैं कैसे धीरे धीरे अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से स्पष्ट हो रही है। और अधिगम के बिना जो एक व्यापक क्षेत्र है वो एक दूसरे के पूरक है और साथ ही दोनों की प्रक्रिया चलती है। इसके माध्यम से ही आप सभी समस्याओं को, अपने सामंजस्य की क्षमता को एक बेहतर निर्देशन के माध्यम से अपनी प्रक्रियाओं को स्पष्ट एवं निश्चित क्रमबद्ध बना सकते हो। उसके बाद आप आगे देखो, तो आपने देखा आज कुछ तकनीकी खराबी ज्यादा थी, इसकी वजह से मैं प्रार्थी हूँ आप सभी से। अब देखिए आठवां पॉइंट जो मैंने डाला है, आप देखिए, इसको देखिए। आठवें पॉइंट में मैंने डाला है कि जो आवश्यकताएं हैं शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की, कि इसके दौरान जो शिक्षार्थी होते हैं, जो सीखने के दौरान उनमें नए नए विचारों का उपादान होता है, जो नए नए विचार आते हैं, कि इस विचारों का समाधान किस माध्यम से किया जाए, इसकी क्षमता का विकास कैसे होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। अब 9 नंबर हम देखते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से अपने समान एवं विशिष्ट उद्देश्यों को देख पाते हैं। समान और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? जैसे कि आप लर्निंग एंड टीचिंग, जो आपका CC3 है, आप जो पढ़ रहे हो शिक्षण अधिगम में, समान उद्देश्य की, आप किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हैं। और विशिष्ट उद्देश्य, जैसे आपका अध्ययन करने के बाद इन उपागमों का प्रयोग, इनका यूटिलिटीज, उपयोगिता किस संदर्भ में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और नए निर्माण के लिए करना है। तो उद्देश्य सबके भिन्न भिन्न होते हैं। समान के बाद ही विशिष्ट उद्देश्य पे आया जाता है, ताकि जब तक आप सरलता से किसी चीज को नहीं समझेंगे तब तक कठिन समस्याओं का समाधान करने की योग्यता और क्षमता का विकास आप में नहीं हो पाएगा। 10वां देखिए, 10 नंबर पॉइंट, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इसके माध्यम से जो आप में अनुशासनिक ज्ञान है कि किस प्रकार से मैं किसी महाविद्यालय प्रांगण में, समाज में और योग्य व्यवस्थाओं के आधार पर वातावरणीय स्थिति को अपने अनुकूल ढालते हुए अनुशासनिक ज्ञान का अवकरण करूं। अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही, क्योंकि आपका सिलेबस क्या है? अनुशासन एवं विषयों की समझ। अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही आप अपने भविष्य की संरचनाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। भविष्य की संरचना, स्ट्रक्चर कहने का मतलब यहाँ मेरा आशय यह है कि आप जो सोचते हैं कि मेरा अध्ययन क्रम किन व्यवस्थाओं, किन परिस्थितियों में चल रहा है, उसमें अगर अनुशासनिक व्यवस्थाएं आ गए, उसमें पूरी तरह से एक बेहतर डिसिप्लिन आ जाए, तो आप में योग्यता का विकास समय बेहतर ढंग से हो पाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 11 नंबर पॉइंट, जो औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो आप अधिगम करते हैं, उसके माध्यम से आप में स्वयं में जो आप
अनुभव प्राप्त करते हैं, जो आप में अनुभव होता है, अनुभव की प्रक्रिया का संचालन होने लगता है, स्पष्ट होने लगता है, आपके जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वह उसमें आपके लिए स्पष्ट करता है। निर्धारित लक्ष्य का मतलब यह होता है कि आप महाविद्यालय प्रांगण में आने से पूर्व आपने क्या सोच रखा है, आपके उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आपकी प्रक्रिया क्या है, बीएड करने के बाद आप क्या बनने की ललक रखते हैं और बेहतर कैसे बनेंगे, उन प्रक्रियाओं का समायोजन कैसे होगा, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम बेहतर बन पाएंगे और एक बेहतर शिक्षक के रूप में समाज को अपने सामने प्रदर्शित, समाज के सामने अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे। तो क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो चलिए 12 नंबर, जो शिक्षा और अधिगम प्रक्रिया है एक दूसरे के पूरक होते, मैंने आपको बताया भी था, और इस स्थिति में दोनों एक दूसरे के बिना संभव नहीं हो पाते, मैंने वहां पर नोट डाउन किया है। और ये भी देखा जाता है दोनों के माध्यम से एक बेहतर समन्वय यानी कोरिलेशन करते हुए शिक्षा के जो प्रमुख घटक है, लक्ष्य, विद्यालय वातावरण, अनुशासन को व्यवस्थित किया जाता है। यह किसके माध्यम से संभव है? शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से संभव है। इसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं कि इसके माध्यम से जो आपके विकासोन्मुख की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है, कैसे आप में तार्किकता आती है, कैसे आप में सामाजिक समस्याओं की समाधान की क्षमता की योग्यता का विकास होता है, आप में कैसे इन प्रक्रियाओं का वृद्धि, कैसे इन प्रक्रियाओं की वृद्धि होती है, किसके माध्यम से संभव है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से संभव है। ये जो आपका टॉपिक क्या चल रहा है, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स, शैक्षिक दृष्टिकोण, इसी में आपको लर्निंग एंड टीचिंग थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी आपका जो ब्रॉड एरिया है लर्निंग एंड टीचिंग CC3 है, वो स्पष्ट करता है आपको। और 14-15 नंबर देखिए, 14 देखा आपने, तो आप क्लियर करता हूँ इसको। अब 15 नंबर आप देखिए, मैं कर रहा हूँ। 15 नंबर है जो सामाजिक संरचना है, जो राष्ट्र स्तर पर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ स्पष्ट देखने को मिलती है, उसमें आपकी सहभागिता तभी होगी जब आप बेहतर अधिगम के माध्यम से समाज के सामने अपने आप को स्पष्ट करते हैं, अपनी योग्यता को स्पष्ट करते हैं, तभी तो आप एक राष्ट्र निर्माता के रूप में सहायक हो पाते हैं। अपने बेहतर शैक्षणिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज को एक बेहतर नागरिक के निर्माण की क्षमता का विकास दिखा सकते हैं कि हाँ, मैंने अपने बेहतर गुणों के आधार पर समाज में नए नए युवाओं को, बालक बालिकाओं को, छात्रों को, शिक्षार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करता हूँ, ताकि राष्ट्र के विकास में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सके। अब आगे जो है आप देख लीजिए, आगे मैं चलता हूँ। तो लगता है आज पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ तकनीकी खराबी थी, इसके लिए मैं पुनः एक बार आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब जो इम्पोर्टेंस है मैं इसको कल देखूंगा और कल आपको इस बारे में समझाऊंगा, क्योंकि समय नहीं बच पाएगा, समय से पहले कट हो जाएगा। तो आप इस चीज को देखो, जो इम्पोर्टेंस है एक बार आप देख लो। पॉइंट है छात्र शिक्षक संबंध, इसके क्या महत्व है, इसके क्या महत्व देखे जा सकते हैं, विज्ञान के रूप में शिक्षा कैसी होती है, शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक व्यवसाय है, अभिवृद्धि पर बल देता है, कौन सिखाए, ये सब क्या है, शिक्षण अधिगम के महत्व है। मैं कल इस पर आपको बेहतर ढंग से व्याख्यान दूंगा और आपको स्पष्ट करूंगा, और इसके आगे के टॉपिक को किन प्रक्रियाओं के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है, और मैं आपको अभी बताया भी मैंने हूँ। एक मिनट, मैं आपको स्टॉप शेयर करता हूँ और आपके पास आता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ देर के लिए अनम्यूट करता हूँ। अब देखिए, हेलो, और आज जो मैंने शेयर किया नोट्स के माध्यम से, वो आपको अच्छा लगा? आप वही चाहते हो ना कि नोट्स के माध्यम से मुझे सब स्पष्ट रूप से मिल जाए ताकि मेरी समस्या का समाधान हो जाए। हेलो, क्या मेरी, हाँ